हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए व्लॉग के साथ जहां हमें कमाने अपने काम से 22 लाख रुपए 180 डेज़ में। और आप देख रहे हैं इंडिया का यूट्यूब में पहला 180 डेज़ चैलेंज। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन थे, मन में सवाल थे कि सेकेंड हैंड गाड़ी को ख़रीदने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे सही गाड़ी का सिलेक्शन करें। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस चालू करना चाहते हैं या फिर आप एक नया हाईवा ख़रीदने वाले हैं, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि गाड़ी लेने से पहले या नया हाईवा लेने से पहले हमें किन किन इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कैसे गाड़ी का सिलेक्शन किया जाता है और कैसे गाड़ी को उसकी प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई किया जाता है। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहें। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, जो सामने गाड़ी खड़ी हुई ये है अशोक लीलैंड 3520। जी हाँ, ये वही गाड़ी जिसका हमने 180 डेज़ का चैलेंज रखा हुआ है। ये जो है अशोक लीलैंड का 3520 2020 और 21 का मॉडल है। तो अब सोचिए कि ये गाड़ी अगर मुझे ख़रीदने जाना है तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी में क्या देखूंगा। ठीक है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि गाड़ी का मॉडल, कि गाड़ी का मॉडल कौन सा है। आपका 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। सबसे पहले गाड़ी का कौन सी गाड़ी है, 10 चक्का या 12 चक्का। उसके बाद गाड़ी का मॉडल ही सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेन जो रेट होता है गाड़ी का, उसके मॉडल के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं कि गाड़ी कितनी पुरानी है और कितनी नई है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ ना लें, और BS6 में भी ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ ना लें। BS6 गाड़ियों का चेकअप तो बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान से करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें, ज़्यादातर हो तो अगर आपको अच्छी कंडीशन में बिना यूरिया वाली गाड़ी मिल रही है तो वो प्रेफर कर लें, सस्ती, अपना काम को स्टार्ट करने के लिए। और अगर यूरिया वाली गाड़ी आपको मिल रही है, मतलब BS6 गाड़ी, तो उसका चेकअप तो आपको बहुत ही तगड़े तरीके से करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं जल्दी आगे अपनी गाड़ी के पास और आपको दिखाते हैं कुछ कुछ चीज़ें। जैसे कि अब पहला तो हो गया मॉडल, और दूसरा, अब अगर BS6 गाड़ी है तो जैसे मैंने बोला यूरिया, तो ये जो पॉइंट लगा हुआ देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं पूरा ये एग्जॉस्ट यूनिट है। यहीं पे यूरिया का छिड़काव होता है, जहाँ पे कार धुएं को नहीं बनने देता, यहीं पे यूरिया शूट लोड बढ़ने का प्रॉब्लम होता है, यहीं से आता है। देखिए ये पूरा साइलेंसर गया हुआ है अंदर तक, इंजन से कनेक्ट है। वहाँ पे एक इंजेक्टर लगा हुआ है, उसको बोलते हैं फ्यूल बर्न इंजेक्टर। ठीक है, मतलब कोई भी धुआं आता है उसमें हल्का हल्का डीजल का स्प्रे करता रहता है, जिससे इसके बीच में इस पाइप में पूरी आग लगी होती है, जहाँ पर अपना कार्बन पूरा धुआं जलता है। ठीक है, उसके बाद आता है नीचे, जहाँ पर ये जो गोल गोल सिलेंडर दिख रहे होंगे, ऐसे 3 सिलेंडर हैं। ये बहुत ही महंगा, 6, 7, 8 लाख रुपए के आसपास इस यूनिट का प्राइस है, इसलिए गाड़ियाँ और ज़्यादा महंगी हो गई हैं गवर्नमेंट की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जाके पूरा यूरिया बर्न होता है और पानी, जो धुआं होता है, पानी के रूप में नीचे गिरने लगता है। तो अगर आप BS6 गाड़ी ले रहे हैं तो सबसे ध्यान रखें कि ये यूरिया का यूनिट जो है बहुत सही तरीके से काम करना चाहिए, वरना आपकी गाड़ी बीच बीच में रुकते रहेगी, कहीं पे भी आपको धोखा दे देगी। और आजकल कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यूरिया को बंद भी करा दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अगर यूरिया बंद है, ये गैर कानूनी होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बंद करा के चलाते हैं, हमारी गाड़ी में नहीं है। तो यूरिया का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ क्या हमें ध्यान रखनी होती है, सेकेंड चीज़ होती है पट्टे। आप देख सकते हैं कमानी। अब हमने गाड़ी का मॉडल सेलेक्ट कर लिया, यूरिया वाली है या यूरिया वाली नहीं है, ये चीज़ देख ली। इसके बाद हम देखते हैं गाड़ी का कमानी। अब इस गाड़ी में मेरी जो कमानी है, इसमें सामने साइड, मतलब सामने इस टायर पे, और उसके बाद जो सामने वाला टायर है इस टायर पे, दोनों वाले टायर पे हमें सीधी कमानी दी गई है, जो 2017-18 इससे पहले मॉडल में दिखा देता हूँ मैं। ये सामने की कमानी, इस तरफ भी और उस तरफ भी आप देख सकते हैं, उस तरफ भी सेम कमानी है। इससे ही सीधी कमानी बोला जाता है। इसको प्रॉपर दम दिलवाया जाता है, 2 से 3 साल में दम दिलवाया जाता है। पूरे पट्टे अच्छे से कसे जाते हैं, बांधी सही तरीके से सिस्टमेटिक की जाती है, जिससे किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, क्योंकि इसी कमानी में पट्टे सबसे ज़्यादा टूटने की दिक्कत आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, है ना, ये देखिए, ये पूरी सीधी कमानी। तो ये भी गाड़ी के प्राइस में डिपेंड करती है कि अगर आपके आज के टाइम में नई जो पैराबोलिक आ रही है, आपको वो वाली कमानी मिल रही है, नई सामने भी आजकल उल्टी कमानी लगी है, अगर वो है तो गाड़ी का आपका रेट थोड़ा सा हाई होगा।
तो मेरी गाड़ी में सामने सीधी कमानी और अब अपन चलते हैं पीछे कमानी की ओर। तो पीछे कमानी में हम ध्यान देते हैं तो हमारी पीछे कमानी है बोगी सस्पेंशन, मतलब इसे ही उल्टी कमानी बोला जाता है। बोगी सस्पेंशन, इसमें क्या होता है, पट्टे टूटने का रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन पट्टे थोड़ी सी गलती से भी टूट जाते हैं। जैसे कि मेरी गाड़ी में एक पट्टा टूटा हुआ मैंने नोटिस किया है, इसे हम जल्दी ही चेंज कराएंगे। वो पट्टा इसलिए टूटा है क्योंकि अब देखिए सामने है सीधी कमानी, पीछे है उल्टी कमानी, ठीक है। क्यों टूटा है, क्योंकि जो इसमें सीढ़ी स्टेप बनने चाहिए, सीढ़ी के स्टेप होते हैं ना, उस तरीके से बनने चाहिए। और देखिए मेरा ऊपर से स्टेप थोड़ा सा गड़बड़ और नीचे आके एक लंबा स्पान छूट रहा है, इस कारण से मेरा एक पट्टा क्रैक हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये सबसे ऊपर का ये पट्टा दिख रहा होगा शायद कॉर्नर में। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें कितने पट्टे हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। अब देखिए ये टोटल पूरे पट्टे जो हैं पूरे 11 पट्टे हैं, ठीक है। अगर आप माइंस में या आपको अगर माइंस वाले एरिया में, उबड़ खाबड़ एरिया में गाड़ी को चलाना है प्रॉपर, तो आपकी गाड़ी में मिनिमम 10 से 11 पट्टे होने चाहिए। अगर इससे कम पट्टे आपकी गाड़ी में होंगे तो आपकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा नीचे बैठ कर चलेगी। आपकी गाड़ी को मतलब ऐसा लगेगा ना कि गाड़ी पूरी बैठी हुई है। इतने गिन लीजिए, देखिए नीचे पट्टा लगा हुआ है, 11 पट्टा नीचे दबा हुआ है ये, है ना। तो ध्यान रखिए हमेशा 11 पट्टे होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी पट्टा अगर नहीं है तो समझ लीजिए एक पट्टा कम से कम लोकल में खरीदेंगे तो 5 से 6 हज़ार का है, कंपनी से खरीदेंगे तो 8 से 9 हज़ार का है। और छोटा बड़ा पट्टा नहीं आता, एक मेन पट्टा आता है और दूसरा एक्सिलरी पट्टा आता है। उसके बाद अगर कोई छोटा पट्टा है तो आपको उसे कटिंग करके ही इसमें लगवाना होता है। छोटे पट्टे आपको नहीं मिलेंगे। और डिस्पोजल में भी आज के टाइम छोटे शहरों में गाड़ियाँ नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि डिस्पोजल में BS6 की गाड़ियाँ अभी कटना चालू नहीं हुई है, बहुत रेयर है। बड़े शहरों में मिल जाएंगे और छोटे शहरों में नहीं मिलेंगी। तो ध्यान रखिए, कहीं से भी सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो कई बार क्या करते हैं वो लोग, पट्टे निकाल के रख लेते हैं और उसे डिस्पोजल में बेच लेते हैं, है ना। अगर एक पट्टा भी उन्होंने 5,000 का बेच दिया, 4 पट्टे खींच लिए तो 20,000 रुपये उनका प्रॉफिट हो गया। और गाड़ी जितनी बिकनी है वो तो बेचेंगे ही बेचेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही अपन चलते हैं सामने तरफ, देखते हैं सामने तरफ कितने पट्टे लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आप डीप माइनिंग करते हैं, ज़्यादा ख़राब रोड है, ज़्यादा झूलती है आपकी गाड़ी, तो आपको इतने पट्टे चाहिए। देखिए यहाँ पे मुझे ठीक से अंदर घुसते नहीं बन रहा, पर फिर भी मैं टायर के बीच से घुसकर आपको दिखा देता हूँ। पट्टे अपन गिनेंगे यहाँ पे, चलिए, 1 हो गया, ये 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया इसके नीचे 10 और सबसे नीचे लगा हुआ पट्टा छोटा सा वो है 11 पट्टा। मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो 11 पट्टों का हमने कॉम्बिनेशन रखा है सारे बोगी में। हम मतलब हमारी गाड़ी का जो बैलेंस है एकदम स्टेबल है। अगर आप 11 पट्टे से कम रखेंगे तो अशोक लीलैंड 3520 या अशोक लीलैंड किसी भी गाड़ी में इस टायर के बीच में, ये टायर और मडगार्ड दिख रहा है, इस टायर और मडगार्ड के बीच में आप अपना सर नहीं घुसेड़ सकते। अगर आपका टायर और मडगार्ड के बीच में सर अंदर जा रहा है मतलब आपके पास सफिशिएंट स्पेस है। अगर नहीं जा रहा है तो ये मडगार्ड और ये टायर दोनों, जब आपका बॉडी लूम लेगी या लोड होगी ना गाड़ी, तो ये मडगार्ड जो होता है टायर से टकराने लगता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया, इसके कारण मैंने फिर इसमें 2-2 पट्टे एक्स्ट्रा बढ़वाए हैं। 2 पट्टे, हाँ 2-2 पट्टे मैंने इनमें बढ़वाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, पट्टों का खेल भी होता है, पट्टे बहुत महंगे आते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। पट्टों की भी गिनती करना ज़रूरी है, कितने पट्टे होते हैं। तीसरी चीज़ होता है कि इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि बॉडी, मतलब जो डाला। आप किसी भी मॉडल का गाड़ी लीजिए लेकिन उसका डाला, क्यों? क्योंकि आप जितना वेट लेके जाएंगे उतना माल, उतना पैसा कमाएंगे। जितना ज़्यादा माल सप्लाई करेंगे कस्टमर्स को उतना ज़्यादा वो आपको पैसा देंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डाला। आप किस प्राइस रेंज में गाड़ी खरीद रहे हैं उसमें कौन सा डाला लगा हुआ है। अब देखिए जैसे कि मेरी जो गाड़ी है, मेरी सेकेंड हैंड गाड़ी थी 2020 में करीबन 19 क्यूबिक फीट या 20 क्यूबिक फीट का डाला आता था। आज के टाइम में 22 क्यूबिक फीट का डाला आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो पट्टी लगी, जो मैंने अभी दिखाया आपको, एक्स्ट्रा पट्टी आपको जो दिख रही होगी ऊपर से ना, ये सीधी सीधी लाइन वाली, ये जो पट्टी है ये अलग से लगी हुई है इस गाड़ी में। तो ये अलग से लगे होने के कारण आज के टाइम में ये गाड़ी 22 क्यूबिक फीट की, जितना आज के टाइम में 2024-25 में जो माल गाड़ियाँ लेके जा रही हैं उतना सेम ये गाड़ी भी लेके जा रही है। मतलब इसमें इंजन कैपेसिटी भी लगभग सेम है, हॉर्स पावर थोड़ा सा कम है लेकिन सफिशिएंट है अदर गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि इससे कम HP की भी गाड़ी यहाँ पर चल रही है। तो ये माल ले जाने के लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा एक्स्ट्रा और रीफ ना कराएं, 26 क्यूबिक फीट 27 क्यूबिक फीट, उससे टूट फूट टायर में नुकसान आता है और फिर गाड़ी को पावर की ज़रूरत होती है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया आपको क्या, यूरिया वाली, तो यूरिया, उसके बाद हो गया आपका पट्टे हो गए, पट्टे के बाद हो गए आपका डाला। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट जगह पे, ठीक है। अपन चलते हैं अब सीधा कहाँ पे,
गाड़ी के अंदर। हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। अब अंदर चल के गाड़ी में अपन क्या चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ों को ध्यान रखते हैं, ये आपको बताता हूँ कि लोग अंदर बैठ के देखते हैं। अंदर बैठ के देखना क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, तो वो ध्यान रखिए। क्या सबसे पहले ये हैंडल को पकड़ के ऐसे ऊपर चक जाना है अपन को, ठीक है। ये सिस्टम है गाड़ी में चकने का, हैंडल बना हुआ सिस्टमेटिक अलग अलग तरीके का। आप सिर्फ पकड़ेंगे, हल्का सा पुल करेंगे और गाड़ी के आप ऊपर। तो हम पूरी गाड़ी पूरी गंदी सी है यहाँ पर। मैं कोई कपड़ा देख लेता हूँ क्योंकि मीटर का काम है, मीटर में मुझे आपको दिखाना है, तो कपड़ा यहाँ पे नहीं है। पूरी गाड़ी गंदी करके रखी है। ड्राइवर को डांटना पड़ेगा मुझे कि इतनी गंदी गाड़ी करके क्यों रखा है उसने। तो मैं आपके लिए कोई कपड़े का जुगाड़ कर लेता हूँ, पीछे साइड से देखता हूँ कोई कपड़ा रखा है या नहीं रखा हुआ है, ठीक है। फाइनली ये मिल गया, तो मैं इससे पोंछ लेता हूँ स्क्रीन को, क्योंकि स्क्रीन से ही आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ें देखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या चीज़ें देखते हैं वो यहीं पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर हो गई है क्योंकि धूप एकदम पड़ रहा है। हम लगाते हैं पहले चाबी अपनी फटाफट से, और चाबी लगाने के बाद हम जैसे ही अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं, हल्का सा स्टीयरिंग लॉक है तो स्टीयरिंग को हल्का सा टिल्ट, मतलब एक हाथ से मुझे बन नहीं रहा है पर हल्का सा घुमा कर फिर चाबी घुमाएंगे तो देखते हैं। ये होगी चालू हमारी चाबी। आप सुन सकते हैं इसके साउंड। इतनी सारी लाइटें होती हैं पर हमारी इंजन में भी कोई भी लाइट नहीं है। बैटरी लाइट, बैटरी जल रही है, एबीएस है और हैंड ब्रेक की लाइट है, और फ्यूल वापस से कम है, तो हम जब भी जाएंगे तो हमको फ्यूल वापस से डलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है किलोमीटर, देखिए अब ध्यान से, किलोमीटर दिख रहा है ना आपको। तो मेरी गाड़ी अभी चली हुई है 1,65,000 किलोमीटर, जब है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए आपको कितने साल पुरानी गाड़ी है, कितने हज़ार किलोमीटर चल गई। और देखिए ऊपर दिख रहा होगा आपको, आवर्स दिख रहा है, आवर्स करके दिख रहा होगा ना। यहाँ पे देखिए आपको शायद स्क्रीन में ध्यान से दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, पर बहुत ही फोकस करके आपको देखना पड़ेगा कि किलोमीटर के जस्ट ऊपर घंटे लिखे हुए हैं। घंटे, ये किलोमीटर का निशान लिखा हुआ और ऊपर घंटे लिखा। सॉरी वो हट गया निशान, मैं बंद करके पता नहीं कितनी थोड़ी देर में वो चेंज होके वापस से आ जाता है। यहाँ जहाँ पे अभी ऊपर कितनी दूर किलोमीटर गाड़ी चलेगी उस जगह में थोड़ी देर में लिख के आता है कि कितने घंटे गाड़ी चली हुई है, ठीक है। तो थोड़ी देर अपन वेट करते हैं। बंद करता हूँ एक बार मैं गाड़ी को वापस से, और फिर इग्निशन अपन उसका चालू करते हैं, ठीक है। शायद अब आ जाए। तो ये जो है देखिए किलोमीटर लिखा हुआ है नीचे 1,65,000, और अब देखिए ये जो है ऊपर फिर से आ गया 6,878.5 आवर्स लिखा हुआ, घंटे। मतलब ये गाड़ी जब खरीदी गई थी तब से लेके अभी तक में इस गाड़ी का जो इंजन है 6,875 घंटे चालू रहा। अब वो जिस भी वजह से चालू रहा, या तो गाड़ी रनिंग पोजीशन में थी, खड़े खड़े चालू थी, या फिर गाड़ी को दबा के पेला गया है, जैसा भी किया गया। अब जितने साल ये पुरानी गाड़ी है, जितने साल में जितने महीने हो गए, मान लो 5 साल है, हर साल 12 महीने का, 12 पंचे 60, 60 महीने, 60 महीने हो गए। 60 महीने को अपन मतलब अपन इंटू करते जाइए, कितने दिन हो गए। 60 महीनों को 30 से इंटू कर दीजिए, आपको दिन निकल आएंगे। उतने दिन को डिवाइड कर दीजिए इससे, तो आपको पता चल जाएगा कि पर डे कितने घंटे आपकी गाड़ी चली है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा पर डे में जो घंटे निकल के आ रहे हैं, अगर वो बहुत ही ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, तो मतलब आपकी गाड़ी को बहुत ही जम के घसीटा गया। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार कुछ घंटे कम भी आएंगे, मतलब मान के चलिए कि हो सकता है 14 घंटे आए, 15 घंटे भी आ सकते हैं। तो गाड़ी मतलब बहुत ही जम के चली है। वो बोलेंगे 15 घंटे तो बहुत होता है 24 घंटे में, तो 15 घंटे में ड्राइवर का खाना पीना, सोना, रेस्ट करना, सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इतना 15 घंटे 16 घंटे गाड़ी नहीं चल सकती है। आप डबल ड्राइवर रखेंगे तो ही आप इतना तगड़ी गाड़ी सूट सकते हैं। तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते। उसके बाद देखना है अपन को कैबिन किस कंडीशन का है, इसमें AC वेसी है कि नहीं है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ये हमें ये चेक करना है किलोमीटर, घंटे, और उसके बाद ये जो गियर लीवर रखा है ना, इससे चेक करना है। गियर लीवर को नॉर्मली हिला डुला कर देखिए, एकदम नॉर्मल शिफ्ट करके देखिए। तो आप अगर नॉर्मल भी कार चलाते होंगे तो आपको नॉलेज होगा कि हर गियर का एक खांचा बना होता है। खांचा मतलब एक फिक्स जगह होती है। मतलब अपन ने साइड आगे किया तो एक उसका खांचा बना होता है, सट से आगे लग जाएगा। पीछे किया तो सट से पीछे आ जाएगा। आगे किया खट से आगे जाएगा। अगर आपका जो गियर लीवर है वो मिक्स चल रहा है, मिक्स मतलब हल्का सा उसमें एकदम क्लिक की आवाज़ नहीं आ रही। क्लिक मतलब मैं कैसे समझाऊं यहाँ पे वीडियो को आपको समझ, मतलब एकदम ही सट से आगे सट से पीछे एकदम
फिक्स नहीं फंस रहा है, आपको ठोकना पड़ रहा है या ज़्यादा दबाना पड़ रहा है, तो मतलब ये है कि या तो ड्राइवर ने बहुत रफली गाड़ी को यूज़ किया हुआ है, इसके टापे में जो बुश होते हैं बुश इसके कट गए हैं, जो समझ लीजिए बुश कट जाते हैं ना, कटोरी जैसे आपका नहाने का शावर होता है, नहाने का शावर राउंड राउंड गोल गोल घूमने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो छर्रे होते हैं गोल होते हैं। तो इसमें ऐसा कोई नहीं, इसमें तो क्लिक होती हैं चीज़ें, है ना। तो आप जिस तरफ शिफ्ट करेंगे वहाँ मतलब इसका भी थोड़ा सा हमारा लूज़ होगा, क्योंकि हम बहुत ही लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं गाड़ी। तो देखिए ये जो है नीचे इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लगा होता है टापा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए खोल के। ये हमने एक बार इसे चलाया, चेंज कराया था, यहाँ नीचे लगा होता, खोल के दिखाता। ये जो आपको सिल्वर सिल्वर दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं गियर शिफ्टर यूनिट, या हिंदी में कुछ लोग इसको बोलते हैं टापा। गियर का टापा बोला जाता है, या फिर इससे बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर कंपनी में बोलेंगे गियर शिफ्टर यूनिट बोलते हैं। ये कंपनी में आती 12 से 13 हज़ार रुपये की आती है। एक पूरा यूनिट होता है जिसके ऊपर ये लीवर लगा होता है, और इसके अंदर स्प्रिंग होती है कि जब भी आप गियर को आगे करेंगे या पीछे करेंगे, वो स्प्रिंग गियर को आगे तरफ दबा के रखेगी या पीछे की तरफ दबा करके मतलब लॉक करके रखती है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप कोई भी गियर लगाएंगे ये वापस रिटर्न पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको देखना होता है। हमने एक बार इसको चेंज कराया, उसका वीडियो भी था बहुत लंबा, पर आप देखेंगे नहीं मुझे पता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा डालने की। तो अंदर ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है गाड़ी में देखने के लिए। बाकी कैबिन ख़राब है कैसा भी है वो मैटर नहीं करता, गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस, घंटे, किलोमीटर और गियर शिफ्टर यूनिट कुछ क्यों, क्योंकि उससे गियर का अंदाज़ा लग जाता है हमको। अगर ये लंबा टाइम है तो फिर अपन को कुछ टाइम बाद, अगर आपका नहीं भी काम कर रहा है गियर शिफ्टर। अब चलिए हम नीचे चलते हैं पहले तो हम आ गए नीचे। अब मान लीजिए आपका गियर शिफ्टर में सही से काम नहीं कर रहा, तो आप फिर भी गाड़ी ले लीजिए, 1-1.5 साल चलाइए, और गियर का काम ना आने से पहले गाड़ी का क्या करिए, गियर बॉक्स उतरवा कर एक बार साफ़ करा के गरारी खोल के वापस सेट कराए, सही चलेगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रेडिएटर के पास, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है रेडिएटर। रेडिएटर में अगर आपको ऐसे वी शेप का पूरा दिख रहा है, जैसे रेडिएटर में दिख रहा है ना आपको, कुछ दबे पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे, पर मैक्सिमम ये रेडिएटर और ऊपर है इंटरकूलर, जो अभी दिखा था इंटरकूलर हो गया। अगर इस तरीके का पूरा आपको खांचा दिख रहा है सही तरीके का, है ना, तो मतलब आपका रेडिएटर बहुत अच्छी कंडीशन में अभी ये आराम से 8-9 साल चलेगा, अगर इसको मैंने डैमेज नहीं किया, या कंडक्टर या ड्राइवर ने इसमें कोई चीज़ मारी नहीं, या हमने इसको उंगलियों से दबाया नहीं। नॉर्मल आप गाड़ी लेके आएंगे तो इसका कूलेंट बस पूरा चेंज करा दीजिए, कूलेंट साफ़ कराने के बाद इसको एक बार नॉर्मल साफ़ ड्रेन करा के साफ़ करा लीजिए, ठीक है। ये हो गई मेनली चीज़ें रहती हैं। कैबिन एबिन जो भी है अपन तो पेंट करा के भी सही होता है, क्योंकि लोहा है, लोहा को पेंट करा दीजिए, सही हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, जब आप गाड़ी लेके आते हैं तो आपको क्या कराना होता है, आपकी इसकी हब ग्रीसिंग करानी होती है। हब ग्रीसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये जो है हब का पॉइंट है, यहाँ खुलता है, इसके अंदर ये पूरा निकलता है, यहाँ पर बैरिंग डले होते हैं, जिसमें अपन को बहुत ही महंगा 400, 500 या 600 रुपये किलो वाला ग्रीस लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हीट रेजिस्ट करता है। अगर आप लोकल ग्रीस यूज़ करेंगे तो बह के वापस निकल जाएगा। अभी जो गीला गीला देख रहे हैं, ग्रीस का ऑयल बाहर आ रहा है, चूँकि ये नट ढीले हमें से कसवाना है तो ये ऑयल ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अपन को पिछले भी यहाँ बैरिंग में देखिए, यहाँ पे भी इसके जो बैरिंग होते हैं ना, इतने महंगे आते हैं टायर के। अगर इन बैरिंग में हल्का सा भी दाग आ गया, मतलब पॉइंट भी बाल के बराबर, 2-3-4 बाल के बराबर अगर हल्का सा ज़्यादा गहरा दाग आ गया ना, तो मतलब वो बैरिंग ख़राब हो गया। और 2 बैरिंग लगते हैं, एक महंगा होता है एक सस्ता होता है, मतलब एक 7-8 हज़ार का आएगा और एक आएगा 4,000 रुपये का। सेम ऐसे पीछे ही बैरिंग होते हैं। अगर उन बैरिंग्स में चाल आ गई, सही से बैठने, तो आपके टायर जो हैं हल्के फुलते हिलते डुलते रहेंगे और आपके टायर चाटने लगेंगे। मतलब 50,000 का जोड़ा आपके 7-8 हज़ार के बैरिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद हम चलते हैं पीछे जाके हमें गाड़ी का नीचे, हमें सबसे पहले जब हम सर्विस के लिए गाड़ी खरीदने के बाद लाकर खड़ी करेंगे, तो ये जो गोल जहाँ पे अपने बब्बर से टाइगर जी दिख रहे हैं, इसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं क्राउन। इसके अंदर बहुत ही महंगा पार्ट लगा होता है, मतलब थाली, पिनियन, और फिर ये एक्सल से जुड़ा होता है, शाफ्ट से जुड़ा होता है, फिर अंदर स्टार लगे होते हैं। इसके अंदर का पार्ट इतना महंगा आता है ना, एक तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं, और इसमें रेयर काम आता भी नहीं है। मतलब जब भी आप सीधा आएँ, सबसे पहले अपन को करना है ऑयल को किसी मैकेनिक चेक कराना कि ऑयल की कंडीशन सही या नहीं है तो पूरा ऑयल निकाल दीजिए, नया ऑयल डालिए। 40 से 50 लीटर आपको ऑयल लगेगा। दोनों क्राउन में मैक्सिमम 40 लीटर या 45 लीटर के आसपास लगेगा। तो क्राउन को चेंज कराइए और क्राउन को सही रखिए। उसके बाद जो टायर दिख रहा है ना, ये टायर का पूरा यूनिट है। देखिए वहाँ जो आपको 2 क्लिप जैसी लग रही होंगी ऊपर और नीचे, वो लगे हुए हैं ब्रेक पैड। देखिए ये जो क्लिप लगी हुई है पूरी ऊपर साइड हल्की, ये जो है ब्लर हो जाता है फ़ोन मेरा, पर वो जो है ना वो लगा हुआ है अपना क्या, ब्रेक पैड। ठीक है, अपन जब भी
हब ग्रीसिंग कराने के लिए खोलेंगे टायरों को, तब अपन को ब्रेक पैड भी चेक कराने कि ब्रेक सही से लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ब्रेक पैड अगर कोई भी खराब हो तो ब्रेक पैड चेंज करें। उसके बाद ये ऊपर होगा कुप्पे, ये कुप्पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये कुप्पे सही से काम नहीं कर रहे तब भी कहीं से प्रेशर लीक कर जाएगा। अगर ये कुप्पों में जाम हो गए हैं तो भी आपके टायर पकड़ेंगे, आपके टायर पकड़ गए रगड़ खा गए रोड में तो आपके टायर फट जाएंगे, 50,000 का फट से चूना लगेगा आपको। तो ध्यान रखिए कि हमेशा ये कुप्पों को ध्यान से चेक करवाएं, इनकी रबर है लीक तो नहीं कर रहा, ये भी अपन को ध्यान से चेक करवाना है। क्यों? क्योंकि यही ब्रेक्स लगाने में पकड़ने में अपन को इम्पोर्टेंट काम देते हैं। ठीक है, सेम इस साइड भी जो है अपना पूरा चेक कर देखिए, यहाँ पे भी लगे हुए ब्रेक शू वगैरह पैड वैड, और ये कमानी की बुशिंग वुशिंग जो है सब चीज़ें हैं ना। और तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स होते हैं जो बहुत लोग मिस करते हैं, सीधा गाड़ी लाते हैं एक बार ऑयल चेंज करते हैं। ऑयल चेंज करने से कुछ नहीं होता, नॉर्मल चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। ये भी देखिए इस साइड बोगी कमानी लगी हुई है पूरी अपनी, सेम वहाँ का मैंने उस तरफ आपको समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन मेन टॉपिक हमारी ये होती है डीजल टंकी। जो कल आपने प्रॉब्लम फेस करी थी कि हमारे इंजेक्टर में पंप में कचरा आ गया था, वो इस वजह से आता है। क्योंकि इधर पे इतनी डस्ट लगी होती है, जब भी हम डीजल को रिफ़िल कराते हैं थोड़ा थोड़ा डस्ट का पार्टिकल डीजल टैंक के अंदर चला जाता है। तो इस डीजल टैंक के नीचे देखिए अभी चेक नट लगा होगा, गोल गोल सा नट दिख रहा है ना, मैं ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ पर थोड़ा फोकस करिए आप। यहाँ पर नीचे एक चेक नट लगा होगा, इस चेक नट को खोलकर पूरा डीजल टैंक को ड्रेन कराएं, प्रेशर से क्लीन करा के पूरा डस्ट पार्टिकल नीचे गिरा दें, पूरी डीजल लाइन को साफ़ कराएं, डीजल लाइन साफ़ कराएं, पूरी टंकी साफ़ कराएं, और जो भी कचरा होगा छान कर वापस से डीजल को डालें, नया फ्यूल, और टैंक को हमेशा साफ़ रखें। क्यों? अगर इसमें कुछ भी रहेगा तो आपको दिक्कत आएगी, फिर आपकी गाड़ी हमारे कल जैसे बंद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है जो लोग मिस कर जाते हैं, ये लगा हुआ फ्लैंज, इसको बोलते हैं फ्लैंज। इससे एक्सल की शाफ्ट होती है, यहाँ पे क्रॉस भी लगता है। जस्ट जहाँ पे आपको गोल गोल सा रिंग दिख रहा है, मतलब समझ बहुत सारे गोल हैं पर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। एक गोल सेंटर में जहाँ पे जुड़ा हुआ है ना वो हो गया अपना क्रॉस, वहाँ पे क्रॉस लगता है, उस क्रॉस में भी चाल आ जाती है तो शाफ्ट टूटने का डर होता है, शाफ्ट अलग हो जाती है वहाँ से उखड़ के। और ये तीसरा जो दो प्लेट लगी हुई है जिसमें दत्ते बने हुए, देखिए वी शेप के जो दत्ते बने हुए हैं ना, ये है फ्लेंज। ये फ्लेंज क्या है, क्राउन से अटैच होता है, और एक साइड क्राउन का फ्लेंज बना हुआ है और एक साइड लगा हुआ शाफ्ट का, ये दोनों आपस में लॉक हो जाते हैं, इस दत्तों से लॉक हो जाते हैं। इंजन से पावर मिलती है, शाफ्ट घूमती है, क्राउन को घुमाती है, क्राउन घूमता है तो फिर पीछे के जो मेन एक्सल के 4 व्हील ड्राइव जो अपन बोलते हैं 4 व्हील उसमें चल रही है, 8 व्हील में चल रही है, तो यहाँ से ये काम करता है, क्राउन को घुमाता है। तो ये जो फ्लेंज में अगर इन दोनों दत्ते के बीच में देखना पड़ेगा आपको चाल तो नहीं है, अगर इन दोनों के बीच में चाल नहीं है तो मतलब आपका फ्लेंज सही है। अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो बीच में अगर इसमें चाल रही होगी तो 2-3 दिन या महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद एक दिन का आपका ब्रेक डाउन होगा ही होगा, रात को हो जाए दिन को हो जाए। तो अगर पहले ही चेक करा तो बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, ये शॉकअप है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जाता है जब अपन कमानी का काम कराएंगे। कमानी मैंने पट्टे गिनवाए थे आपको, ठीक है, अगर पट्टे कम है तो आपको माइंस में चलाना तो पट्टे बढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद ये जो दिख रहा है ना, ये जो गोल गोल रिंग जहाँ पर एक कमानी बंद हुई है, इसको बोलते हैं बुश, ये है बुश। तो जब भी आप नई गाड़ी खरीद के लाएंगे, मतलब सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के लाएंगे, आपको ये बुशिंग करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल पड़ने की वजह से ये सारे बुश कट कर ख़राब हो जाते हैं। इसमें पीतल के बुश होते हैं, ठुक कर अंदर घुसते हैं, उसमें जुड़ी होती है, पीतल के बुश लगते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं। लोकल खरीदेंगे तो 500 रुपये का मतलब एक सेट आता है जिसमें 2 बुश होते हैं। ठीक है, ऐसे 5-6 डब्बे लगते हैं हमको, और भी लमसम काम रहता है, मतलब टोटल मिला के 5-6 हज़ार की कहानी होती है बुशिंग कराने की। तो वो भी करवाना ज़रूरी होता है हर साल। आप देखिए जैसी आपकी किन पिन और बांसर कट रहे हो आप उसको करवाइए। ऐसी सामने साइड के पीछे कमानी में, जो उल्टी बोगी में ये सब करवाने नहीं पड़ता बुशिंग वगैरह। उल्टी कमानी में कोई बुशिंग का काम नहीं है, उसमें से पट्टे वट्टे टूटने। ये सीधी कमानी वाले जो भी अपन 2018 या 2019 से पहले की गाड़ियाँ लेंगे उसमें अपन को ये चीज़ें करवानी पड़ेंगी। तो बुशिंग अपन को करवाना ही करवाना कंपलसरी है। उसके बाद आ जाते हैं अपन यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तो बैटरी। अपन ने गाड़ी खरीद के लिए कही, अपन सारी चीज़ें सही करवा लेते हैं लेकिन बैटरी की मैं ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बैटरी का भाई। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत लंबा है लेकिन बिल्कुल ही मिस मत करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो बैटरी में आप पानी चेक करिए, पानी डालिए। अगर आप कम बैटरी पानी में रेगुलर गाड़ी की सर्विस करा के चलाते रहेंगे तो 1-2 महीने बाद आपकी बैटरी बैठ जाएगी, गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी। उसके बाद क्या होगा, बैटरी पूरी डेड होने के बाद आपको फिर 10-12-15 हज़ार या 20 हज़ार की बैटरी खरीदनी पड़ेगी, 2 बैटरी आएंगी। उसके बाद हो गया हाइड्रोलिक का डब्बा होगा, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल चेक कीजिए, इसकी क्वालिटी चेक करिए, हाइड्रोलिक ऑयल की क्वालिटी सही है या नहीं है। अगर ये जहाँ से मैंने मार्क कर रहा हूँ देखिए, अगर यहाँ तक का भी हाइड्रोलिक ऑयल भरा हुआ और उसकी क्वालिटी सही है
मतलब आपका हाइड्रोलिक ऑयल ओके है, आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल बहुत ही ज़्यादा लगता है। इसके बाद आते हैं हम, ये स्टीयरिंग ऑयल है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम लेवल देखिए, इसका चेक करिए कि इसकी ऑयल की क्वांटिटी कैसी है, और इसके अंदर एक फ़िल्टर लगा होता है, वो फ़िल्टर बहुत ही ज़्यादा फटता रहता है। हमेशा ध्यान रखिए, उस छोटा सा फ़िल्टर होता है, 200 250 300 रुपये का फ़िल्टर आता है, लेकिन बहुत ही अच्छी कंपनी का फ़िल्टर लेके डालें और ज़्यादा ओरिजिनल डालें, क्योंकि वो फ़िल्टर फटता है तो स्टीयरिंग बॉक्स काम करना बंद कर देता है। और ये है हमारा लिफ्टर। लिफ्टर के बाजू में जो नट लगा हुआ है, यहाँ से हल्का सा ढीला करके हम डीजल की एयर निकालते हैं। और ये लगा हुआ हमारा डीजल फ़िल्टर। जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के लेके आएँ, उसने जब भी डीजल फ़िल्टर बदला हो, आपको नहीं पता होगा, तो सीधा ये 4000 5000 रुपये का डीजल फ़िल्टर आता है, आप इसे भी चेंज कराएँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी कचरा रहता है टंकी का, जब डीजल लाइन साफ़ नहीं होती तो यही स्टोर रहता है, और लंबे टाइम तक अगर हम इसे चेंज नहीं कराएंगे तो फिर डीजल ख़राब होने का मतलब, फिर वही इंजेक्टर पंप ख़राब होने का रिस्क हो जाता है। तो हो गया हमारा, बैटरी हो गई, हमारा डीजल फ़िल्टर हो गया। इसके बाद हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं आपके को, ठीक है। नीचे चल के यहाँ से दिखाते बनेगी कि नहीं बनेगी, पर मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, आप छोटा सा गोल सा डब्बी देखिए ऊपर, ये काली काली चीज़ बहुत ही महंगी आती है। ये बहुत ही, इसको बोलते हैं छिकनी। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इंडियन में मैकेनिक हो गए और शोरूम में भी जितने लोग हैं सब इसको छिकनी ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी, जैसे हम इंसान छींकते हैं ना ज़ुकाम होने पे, सेम जब गाड़ी पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ओवरफ्लो है, ये हवा का प्रेशर का ओवरफ्लो बाहर करता है। मतलब ज़्यादा प्रेशर बन गया तो यहाँ से छींक के प्रेशर को कम करके लेवल कर देता है। अगर ये छींकेगी नहीं, इधर से प्रेशर बाहर नहीं आएगा, तो आपकी गाड़ी में प्रेशर का पाइप का भी फट सकता है। और हमेशा ध्यान रखिए, अपन जो हाईवे चला रहे हैं उसमें प्रेशर का ही काम होता है, क्योंकि सारे काम सिर्फ ब्रेक्स प्रेशर से ही लगेंगे। प्रेशर नहीं गाड़ी, मतलब कोई भी बड़ा दुर्घटना हो सकती है आराम से। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं बहुत डीपली, कि आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदने से पहले क्या करना है, क्या चीज़ें देखनी है, और लेने के बाद क्या क्या काम कराने हैं। अगर आपने गाड़ी लेने के बाद ये काम इंस्टेंट करा लिए तो मतलब आपकी गाड़ी में ऑलमोस्ट 1 साल तक कोई भी काम नहीं आएंगे। इंजन ऑयल वगैरह, फ़िल्टर वगैरह, एयर फ़िल्टर, ये जो चेंज करानी पड़ते हैं, कॉमन सा बेसिक नॉलेज है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और जितने लोगों को क्वेश्चन थे कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, उनको उनके जवाब मिल चुके होंगे। और इसके बाद ही आप गाड़ी का रेट को डिसाइड करें कि हमें गाड़ी कितने खरीदनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप मुझे प्यार सपोर्ट देते रहेंगे, और चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज है हमारे 180 डेज़ चैलेंज का डे 24। डे 24 में हमें दिन में कोई काम नहीं था, क्योंकि आज है हमारा वीक ऑफ। देखते हैं शाम को रैक लगता है नहीं, या शाम को कोई काम मिलता है कि नहीं, उसकी अपडेट मैं आपको कल के वीडियो में ज़रूर दूंगा। तब तक चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना सपोर्ट ऐसे ही मुझ तक बना कर रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर पे। थैंक यू सो मच।